Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 8 जून 2020 दैनिक जागरण इसका डिस्कशन करेंगे। आज के दिन कौन कौन सी न्यूज है दैनिक जागरण में जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी कोरोना के केसेस हैं। अगर एक्टिव केस देखिए पूरे वर्ल्ड में तो 31 लाख केसेस हैं। अमेरिका में 11 लाख, उसमें 7 जो लाख केसेज हैं वो सही हो गए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो एक्चुअल जो डाटा है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, यहां पर हम नहीं करेंगे। यहां पर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के लिए। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर जो आज हमारी न्यूज रहेगी जिस पर हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा कि सैन्य तनाव। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमको पहले भी पता है कि इंडिया एंड चाइना दोनों के बीच में क्या चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है मींस गतिरोध। कहां पर? सीमा पर। हमने देखा था कि कहां पर चल रहा है, पूर्वी जो लद्दाख वाला एरिया था वहां पर चल रहा है। उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे मैप के द्वारा। तो यहां पर क्या बात हुई है, यहां पर सैन्य तनाव खत्म करने के लिए जारी रहेगी चीन से वार्ता। मींस कल ही जो हमारा लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की मींस आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल है उस स्तर की जो वार्ता थी वो क्या रही है, उतनी सफल नहीं रही। हमने जो इंपोर्टेंट जो उनके सामने चाइना के सामने जो बातें रखी है उसको चाइना ने भी नहीं माना, लेकिन उसके बावजूद भी जो वार्ताएं हैं वो चल रही है। तो किस किस क्षेत्र में, देखो यहाँ पर गोलान क्षेत्र है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये प्रॉब्लम्स चल रही है। तो ये फर्स्ट नंबर पर न्यूज जो पेज है उस पर हमारे लिए ये न्यूज रहेगी। पेज नंबर फर्स्ट पर इंडिया एंड चाइना, बस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। उसके अलावा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर सेकंड पर हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है। नेशनल कैपिटल दिल्ली से संबंधित न्यूज रहती है, राजनीति से संबंधित ज्यादा प्रेरित न्यूज रहती है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। नो नीड टू वेस्ट योर टाइम ऑन अननेसेसरी इश्यूज। यहां पर आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट जो हमारा पेज नंबर थर्ड पर आज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी। वो है यहां हमको कोई लेना देना नहीं है कि क्या किसी ने कुछ क्या कहा। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से, साथ में हम हैंड रिटन नोट्स भी बनाएंगे। यहां पर नेपाल ने भारत से के साथ की राज्य स्तरीय वार्ता की पेशकश, इस टॉपिक से रिलेटेड भी हम डिस्कशन करेंगे। यहां पर मैं अभी बता देता हूं कि क्या है पूरा मामला। यहां पर अगर आप देखोगे इसको तो यहां पर क्या होने वाला है, अगर यहां पर देखें तो यहां पर भारत सरकार द्वारा 8 मई को, कितना मई, 8 मई को इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि भारत सरकार द्वारा 8 मई को लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया। उसी को लेकर पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि अब नेपाल नया मैप बनाएगा और उस मैप में कौन कौन से एरिया हैं जिनको नेपाल शामिल करेगा, उन सभी को हम देखेंगे। नेपाल के द्वारा नया मैप बनाया जा रहा है और आने वाले टाइम में कल 9 जो जून है उसको वहां की जो संसद है वहां पर अगर उसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो कानूनी रूप से वो एरिया किसके हो जाएंगे, नेपाल के। तो ये क्या डिस्प्यूट है इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे आगे। तो डोंट वरी, इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करेंगे नेपाल एंड इंडिया। अगेन जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेज नंबर 3 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेज नंबर 3 पर, एक बार छोटा कर लेते हैं इसको। यस, तो यहां पर जो पेज नंबर 3 पर हमने एक तो नेपाल वाला देख लिया, यहां पर एक CIC, ये दोनों पेज नंबर 3 की न्यूज है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है ये है यहां पर, मैं इसको हटा देता हूं, ये हटेगा नहीं शायद अभी। यहां पर ये जो न्यूज है इसको भी आप देखना, यहां नीचे है ये जो न्यूज है आधार की वैधता। तो आधार से संबंधित एक न्यूज है यहां पर, अगर आप देख रहे होंगे, अगर देख पा रहे हो तो ये क्या है कि आधार वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी लाभ एवं सेवाओं का लक्षित निष्पादन अधिनियम 2016, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2016 में एक आधार एक्ट लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा।
तो इसके बारे में पूरी कंट्रोवर्सी देखेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी है। मीन्स हमारे लिए इंडिया चाइना, CIC, इंडिया नेपाल एंड आधार एक्ट, ये 4 टॉपिक हो गए हैं पेज नंबर 3 का। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे इन सभी टॉपिक्स का, इन सभी टॉपिक्स का हम पहले डिस्कशन करेंगे, इन सभी टॉपिक्स का हम पहले डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर हम डिस्कशन कर लेते हैं चाइना। तो चाइना का पूरा मामला क्या है, पहले भी हमने डिस्कशन किया था इसका। चाइना का पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि चाइना चाहता क्या है, चाइना क्या चाहता है। तो यहां पर अगर आपको पता हो तो हमने कई बार इसके ऊपर डिस्कशन किया है कि 1962 का जो वार था उससे पहले ये जहां ग्रीन लाइन है वहां तक इंडिया का पूरा पार्ट था। इंडिया यहां पर 1962 के वार में इंडिया ने पहले हमारा ये पूरी लद्दाख पूरा यहां तक था। 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा इस क्षेत्र को छीन लिया गया, अक्साई चीन, और अभी प्रेजेंट में चीन के पास है ये क्षेत्र। यहां पर चीन ने एक सड़क बना दी अक्साई चीन में, ये अंग्रेजों के द्वारा लाइन निर्धारित की गई थी चाइना और इंडिया के बीच में। बाद में 1962 के बाद में चाइना अपने यहां से चलता हुआ कहां तक आ गया, इस लाइन तक आ गया, और नवंबर 1962 होते होते कहां पहुंच गए, इस रेड लाइन तक। मींस अब प्रेजेंट में रेड लाइन को क्या बोलते हैं दोनों देशों के बीच में, LAC, क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अभी प्रेजेंट में क्या हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार करते हुए जो चाइना के सोल्जर्स हैं वो काफी मात्रा में इधर आ गए हैं। साथ में इन्होंने यहां पर बॉर्डर के आसपास, LAC के आसपास काफी मात्रा में जो वेपन है वो ले आए हैं, गोले, तोप और यहां पर टैंकर, ये सब इन्होंने लगा दिए। ये बड़ी प्रॉब्लम है। रियल पिक्चर, रियल जो बातें हैं वो अभी समाचारों में नहीं आ पाई है। काफी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें छुपा रही है। हो सकता है कि गलत तरीके से गलत मैसेज दुनिया में ना जाए। साथ ही में ऐसे मैसेज देने से कई बार क्या होता है कि चाइना जो रहता है, चाइना जो चाहता है डिस्प्यूट वो और बड़ी, चाइना भी यही चाहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ज्यादा लोगों में फैलाएगी तो चाइना जो चाहता है, चाहे विरोध चाहता हो चाहे अपोजिशन पर, अपोजिशन को लेकर जो एक दबाव डलवाना चाहता है मोदी गवर्नमेंट पर, वो भी सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि हमारा अपोजिशन तो ऐसे मामलों में हमेशा गवर्नमेंट के जनरली कुछ न कुछ अगेंस्ट रहता है। तो ऐसे कई मामले रहते हैं, उनको लेकर ऐसा हो सकता है सोच। तो एक हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, गलवान वैली। जो गलवान वैली है वहां पर, उसके बाद जो गलवान वैली है उसके अलावा यहां पर जो पेंगोंग त्सो लेक है, पेंगोंग त्सो यहां पर स्टैंड ऑफ हुआ था, चाइनीज आर्मी यहां पर अंदर आ गई। तो ये 2 एरिया थे। उसके अलावा हमने देखा था सिक्किम वाला जो एरिया है, सिक्किम में एक नाकुला रीजन है, नाकुला रीजन, वहां पर भी स्टैंड ऑफ हुआ था। तो ये सभी प्रॉब्लम थी। अब ये अभी तक सॉल्यूशन नहीं रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अब जो ये सैनिक अंदर आ गए थे, ये पहले मींस जो मई का महीना है, मई एंड अप्रैल एंड मई का जो महीना था, जो समय जहां पर आर्मी थी, उस समय जहां पर आर्मी थी चाइनीज, वहां पर वापस चली जाए, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी का विषय है दोनों के देशों के बीच में। तो फर्स्ट हमारा इंडिया चाइना, हमने पहले भी इसका ऊपर डिस्कशन किया है कि गलवान घाटी, दौलतबाग ओल्डी से लेकर हम लेह तक रोड बना रहे हैं। ये हमने देखा था, इसी का विरोध चाइना करता है, क्योंकि चाइना ने स्वयं ने अपने यहां पर सिंजियांग प्रांत से होकर तिब्बत तक रोड बना ली। तो यहां पर आप हिंदी में लिख सकते हो सिंजियांग प्रांत, तो ये लिख सकते हो आप। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसका हमने डिस्कशन किया। अब यहां पर देखते हैं जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है इंडिया चाइना हो गया, इंडिया चाइना हो गया। सेकंड हमारा टॉपिक है एक यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके बारे में हम देखेंगे ये क्या है। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज्यादा ही बड़ा जा रहा है। 1 मिनट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी यूपीएससी में कभी भी आ सकता है कि मोदी गवर्नमेंट ने काफी इसमें चेंजेस किए हैं, तो हो सकता है कि यूपीएससी इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ ले। हम इसके बारे में सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से देखेंगे।
जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है इसके बारे में उसको अच्छे से हम आज जस्ट 1 मिनट वेट। यस, तो ये है इलेक्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो अगर यहां पर देखें आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट है जो इलेक्शन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, मींस केंद्रीय सूचना आयोग, जो कि एक इंपॉर्टेंट संस्था है हमारे इंडिया में। सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि एक सांविधिक संस्था है। क्या है? सांविधिक संस्था मींस ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो एक क्या है ये स्टैट्यूटरी बॉडी मींस सांविधिक संस्था। संस्थाएं हमारे इंडिया में दो प्रकार की होती है। एक उसको बोलते हैं जब किसी एक्ट के द्वारा बनती है, डायरेक्ट किसी सामान्य एक्ट के द्वारा बनती है तो उसे हम बोलते हैं सांविधिक संस्था, सांविधिक। और एक होती है दूसरी वे संस्थाएं जो संविधान संशोधन के द्वारा बने, संविधान संशोधन, या फिर उनको संविधान निर्माण के समय बनाया गया था। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन है, वित्त आयोग है, ये सभी सांविधिक संस्था जैसे एनजीटी उस किसी एक्ट के द्वारा बनाया गया। और सेम इसी तरह इंफॉर्मेशन कमीशन जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो भी क्या है? सांविधिक संस्था। इसे आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त रहता है और 10 इसमें सूचना आयुक्त रहते हैं। 10 इसमें सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो याद रखना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो लोग रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसके लिए ये सदस्य और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है। इनकी सिफारिश पहले इनके लिए सिफारिश की जाती है, तब जाकर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। इस सिफारिश समिति में कौन रहता है? एक प्रधानमंत्री, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है, प्रतिपक्ष का नेता वो, और एक कोई कैबिनेट मंत्री। ये तीन मिलकर किसी नाम की सिफारिश करते राष्ट्रपति को कि उसको क्या बनाया जाए? सूचना आयुक्त 10 और मुख्य सूचना आयुक्त। योग्यता क्या होनी चाहिए इनमें बनते समय? सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होने चाहिए और कोई लाभ का व्यापार ना करे। इनका जो कार्यकाल है वो 5 and 65 मींस 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, मींस रीअपॉइंट नहीं हो सकते। पद से राष्ट्रपति इनको हटा सकता है कब? जब ये दिवालिया हो जाए, इनका चरित्र खराब हो, राष्ट्रपति कहे कोई लाभ का कार्य कर रहे हो, राष्ट्रपति इनको शारीरिक और मानसिक रूप से दायित्व को पूरा करने लायक नहीं मानता हो, या इन्होंने कदाचार मिसबिहेवियर किया हो, या इनकैपेसिटी, उस आधार पर भी इनको हटा सकते हैं। लेकिन इसे जांच कौन करेगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जांच करेगा कि सही में जो इलेक्शन कमिश्नर है, मींस जो मुख्य सूचना आयुक्त है और सूचना आयुक्त है, वो क्या होगा? उसमें इनकैपेसिटी है, उसमें मिसबिहेव किया है, उन आधारों पर उसको हटाया जा सकता है। इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और ये डिसीजन फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति को फिर हटाना जरूरी है। इनको शक्तियां क्या मिली हुई है? देखना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को शक्तियां क्या मिली हुई है कि ये शिकायत निवारण कर सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की शिकायत निवारण क्या की नियुक्ति, सूचना, टाइम और फीस। मिस अगर आप आरटीआई एक्ट के तहत किसी कार्यालय में कोई सूचना लेने गए तो यहां पर उस सूचना को देने लायक कोई अफसर नियुक्त क्यों नहीं हुआ? आपको सूचना क्यों नहीं मिली? टाइम ज्यादा क्यों लग गया? अगर टाइम ज्यादा लगा है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। मींस टाइम अगर ज्यादा लगा तो आपको जुर्माना, मींस आपको जुर्माना दिलाएगा कौन? ये ऐसे कर सकता है। सेकंड, यहां पर क्या होगा कि झूठी कोई सूचना है उस आधार पर क्या करेगा? जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसके ऊपर जुर्माना लगा सकता है। स्वयं प्रेरणा मींस खुद, अगर न्यूज़पेपर में कोई कटिंग में अगर कोई बात आई है ऐसे करप्शन की, तो वो ये क्या ले सकता? संज्ञान में ले सकता है। और उसको दीवानी न्यायालय का क्या अधिकार मिला हुआ है? दीवानी न्यायालय का अधिकार मींस एक सिविल कोर्ट का पावर है इसके पास। मींस अगर किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकता है। समन का मतलब क्या होता है कि आपको अदालत में बुलाया गया, उपस्थित होना पड़ेगा। कोई दस्तावेज मंगा सकता है, किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है। और सार्वजनिक दस्तावेज चाहे वो न्यायालय हो चाहे किसी कार्यालय को मंगवा सकता है। ये जांच कर सकता है। सार्वजनिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना अनिवार्य है इसको, और इनकार नहीं किया जा सकता, कोई आधार नहीं होगा। ये जांच के समय सार्वजनिक दस्तावेजों को मंगवा सकता है। और जो लोक अधिकारी हैं
प्राधिकारी जो पब्लिक सर्वेंट है वो वार्षिक रिपोर्ट देंगे इसको। साथ में जो पर्सन जो इंफॉर्मेशन देता है, पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हमको आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी देता है, उसकी नियुक्ति का आदेश दे सकता है अगर किसी कार्यालय में नहीं हो तो। सूचना, प्रकाशन, मुआवजा, अगर किसी आवेदक को सूचना नहीं मिली है, गलत सूचना दे दी गई तो उसको मुआवजा दिलवा सकता है गवर्नमेंट से। अर्थदंड, इस पैसे का जुर्माना लगा सकता है। अगर याचिका अस्वीकार कर सकता है कि अगर किसी ने आरटीआई के तहत कोई याचिका दी तो उसको भी अस्वीकार कर सकता है। और इसकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है हर साल और वो संसद के सामने रखी जाती है, पार्लियामेंट के सामने। अगर आरटीआई एक्ट के अधिनियम का पालन कोई प्राधिकारी नहीं करता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन है। इसका मेन काम क्या रहता है? मेन काम इसको किसके तहत बनाया गया? आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट के तहत अगर कोई करप्शन हो रहा है तो उसको रोका जाए, कैसे भी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो दिलवाए गए। अगर इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है तो उसके प्रति जो गवर्नमेंट सर्वेंट उसके प्रति कार्रवाई किया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, गवर्नमेंट के ऊपर जुर्माना लगा सकती है, गवर्नमेंट को कुछ दिशा निर्देश दे सकती है। तो ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये आप चैप्टर कहां से पढ़ सकते हो? ये चैप्टर आप लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली अब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। लक्ष्मीकांत की बुक से इस चैप्टर को क्लियर कर देना। सेकंड हमारा जो इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 3 पर हमने देखा था, पेज नंबर 3 पर हमने देखा था कि नेपाल एंड चाइना। हमने पहले पेज नंबर जो हमने देखा यहां पर, जो हमारा पेज नंबर था, हमारा पेज था यहां पर अब पेज नंबर 3 पर हमारा क्या है? सूचना पूरी नेपाल की है, एक सीआईसीएम ने कर लिया, और एक हमारा आधार एक्ट का। तो ये तीनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम देखें यहां पर, अगर हम यहां देखें नेपाल का लेकर, तो नेपाल को लेकर क्या मुद्दा है? नेपाल को लेकर हमारा क्या मुद्दा है? और चाइना का एक छोटा सा मुद्दा और ले लेंगे हम, चाइना का आगे और मुद्दा आएगा यहां पर। यह है नेपाल। तो नेपाल को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है? नेपाल को लेकर क्या प्रॉब्लम चल रही है? यहां पर हमने पहले भी मैप के द्वारा देखा था कि इंडिया ने यहां से जो नेपाल का धारचूला डिस्ट्रिक्ट है वहां से पास से होते हुए हमने क्या कैलाश मानसरोवर सड़क बना दी। कहां तक? कैलाश मानसरोवर तिब्बत तक जाने के लिए। और यहां पर एक लिपुलेख पास है, एक यहां कालापानी रीजन है। कालापानी रीजन को चाइना जो नेपाल वो अपना बताता है, लेकिन ये प्रेजेंट में हमारा जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर क्या है? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? पिथौरागढ़। किसका? उत्तराखंड का। तो उसके तहत हमारा ये जो इतना पार्ट है ये है कालापानी रीजन। लेकिन नेपाल जो है वो धारचूला, नेपाल का जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है उसको अपना यहां तक बताता है कि ये पार्ट मेरा है। साथ में जो लिपि अधूरा है जो कालापानी रीजन का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, और लिपुलेख पास जो चाइना, इंडिया और नेपाल तीनों की बाउंड्री पर पड़ता है, लिपुलेख पास हिमालय में। तो ये जो एक रीजन लिपि अधूरा और लिपुलेख पास, इन तीनों को चाइना को जो नेपाल है वो अपना बताता है। और साथ ही में अभी एक मैप पर संसद में वहां पर वोटिंग होगी। अगर वो पास हो जाता है 2/3 प्रेजेंट वोट के द्वारा, मींस 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है वहां की संसद में, कहा? नेपाल की संसद में, तो नेपाल का एक नया मैप, न्यू मैप लीगली स्टार्ट हो जाएगा। मींस उसके बाद ये ज्यादा एक प्रखर रूप से समझ बाहर आएगा ये पॉइंट कि अब नेपाल का ये भी है, जबकि है अभी इंडिया के पास। तो ये आगे डिस्प्यूट बढ़ सकता है। हमको सिर्फ इतना सा याद रखना कि 8 मई था, 8 मई वहां लिखी हुई है कि 8 मई को हमने क्या किया है? यहां से चलते हुए एक रास्ता बनाया है कैलाश मानसरोवर के लिए। जबकि पहले हम कहां से जाते थे? पहले हम सिक्किम जो है हमारा सिक्किम एरिया, यहां से सिक्किम के नाथुला से होते हुए, नाथुला जो दर्रा है वहां से होते हुए पूरा तिब्बत होते हुए हम कैलाश मानसरोवर जाते थे। अभी हमारी यात्रा का लगभग 80% एरिया हमारे इंडिया में है। पहले 80 से 85% जो पार्ट था वो चाइना में था, तिब्बत में। तो इसलिए पर्यटन वहां का बढ़ता था, लेकिन अब पर्यटन हमारा बढ़ेगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा एक इश्यू है जो इंडिया और नेपाल के बीच में बना हुआ बाउंड्री का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगेन एक पहले मैं समझा देता हूं आपको आधार को लेकर क्या मामला था कि 2016 में ये एक एक्ट लेकर आए थे। कौन सा? आधार वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं का त्वरित निष्पादन अधिनियम 2016 मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था।
इसमें क्या हुआ था कि मनी बिल क्या होता है, पहले आपको यह समझना चाहिए। मनी बिल, ये समझना, मैं अभी समझाता हूं आपको। धन विधेयक, ये द हिंदू में भी आज आया है, द हिंदू में भी आया है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि संसद में जो बिल है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, एक होता है सामान्य विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है? जो धन विधेयक है इसके कुछ अलग लक्षण हैं, वित्त विधेयक के कुछ अलग लक्षण हैं, सामान्य विधेयक के कुछ सामान्य लक्षण हैं और जो संविधान संशोधन विधेयक है इसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। ये जो सामान्य विधेयक है ये लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। इसको कोई गवर्नमेंट का मंत्री या कोई प्राइवेट मेंबर का मतलब क्या होता है कि हो सकता है कि जो लोग मंत्री नहीं है, हो सकता है बीजेपी का कोई अगर एमपी है, अगर वो मंत्री नहीं है या कांग्रेस का तो वैसे भी मंत्री नहीं है कोई व्यक्ति, अगर वो कोई बिल लेकर आता है तो उसे हमेशा प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो ये जो बिल है, सामान्य कोई बिल है, वो गवर्नमेंट बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है, मींस मंत्री भी ला सकता है और गैर मंत्री भी ला सकता है। और इसको पारित करने के लिए केवल ऑफ प्रेजेंट एंड वोट मींस केवल सामान्य बहुमत चाहिए। एक होता है वित्त विधेयक, एक होते हैं क्या? वित्त विधेयक 3rd नंबर का। ये ऐसे होते हैं जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगह पारित किया जा सकता है, दोनों जगह लाया जा सकता है और इनके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक यहां भी बुलाई जा सकती है। क्यों बुलाई जाती है कि जब राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा यहां पर अगर बिल पास नहीं होता है, मींस राज्यसभा बिल पास कराने में कुछ रोड़े अटकाती है, तो दोनों के बीच में दोनों के सदस्यों को बुलाकर बिल को एक बार वोटिंग करवाकर पास किया जा सकता है संयुक्त बैठक में। संयुक्त बैठक का क्या मामला अभी देखेंगे। धन विधेयक हमारा मेन फोकस एरिया है, धन विधेयक। इसको आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में जाकर अच्छे से पढ़ सकते हो, लक्ष्मीकांत भी। धन विधेयक क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? धन विधेयक के कुछ लक्षण हैं। धन विधेयक कब लाया जाता है? धन विधेयक को सबसे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण है, वो है कि इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में, और इसको लाते समय केवल मंत्री ला सकता है, मींस केवल ये गवर्नमेंट बिल हो सकता है। 3rd नंबर का, ऐसा बिल लाते समय पहले हमें प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, उसकी अनुमति लेना जरूरी है। 3rd, अगर हम चौथा इसकी बात करें कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक में जो लोकसभा है उसकी शक्ति ज्यादा है राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा ना तो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, साथ में ना इसमें अमेंडमेंट कर सकती, किसी टाइप का संशोधन भी नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। केवल क्या कर सकती है? रिकमेंडेशन। क्या कर सकती है? रिकमेंडेशन मींस सिफारिश कर सकती है कि आप इस बिल में ये चेंज करो। अगेन सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि अगर राज्यसभा ने 14 दिन तक, 14 डेज तक अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की इस बिल पर, तो ये बिल राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाएगा और चला जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, और ये बिल अपने आप पारित हो जाएगा। मींस केवल 14 दिन तक लटका के रख सकता है राज्यसभा, बाकी इस बिल पर उसको कोई भी ज्यादा प्रावधान अधिकार नहीं है। अब धन विधेयक होता क्या है, ये सभी मैंने आपको बताया कि धन विधेयक आप अच्छे से वो समझना। धन विधेयक जो होता है, मनी बिल, ये क्यों कंट्रोवर्सी में आया? 2016 के बाद लगातार ये कंट्रोवर्सी में चला कि जो आधार एक्ट था, आधार एक्ट, उसको पहले बिल था आधार बिल, इसको एक्ट बनाना था तो हमें क्या चाहिए था? लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट। लेकिन राज्यसभा में बीजेपी गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसका क्या नहीं था? बहुमत नहीं था। तो ये जो एक्ट था आधार बिल, ये पास नहीं हो पाता। कहां से? लोकसभा से तो पास होता था, लेकिन राज्यसभा में लटक जाता। इसलिए इस बिल को क्या किया? इस बिल को सामान्य बिल की जगह क्या बनाया? इसको मनी बिल के रूप में पेश किया। मनी बिल के रूप में पेश करने से क्या हुआ कि राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो इस पर काम नहीं कर पाई और 14 दिन बाद ये अपने आप पास हो गया। और एक जो इंपॉर्टेंट, कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, मनी बिल है या नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? लोकसभा स्पीकर। तो आराम से लोकसभा स्पीकर किसका रहता है?
जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है उसका रहता तो आराम से उसके हाथ में है। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो जो बिल है उनको सामान्य प्रक्रिया के द्वारा नहीं करके मनी बिल का नाम डालकर डायरेक्टली लोकसभा को ज्यादा शक्ति दे रही है और वहां से पास करवा ले रही है। हम तो केवल 14 दिन तक लटका सकते हैं, बाकी हमारे हाथ में कोई पावर ही नहीं बची है। मींस बिल्स को, जो बिल है उनको मनी बिल के रूप में आप पारित कर रहे हो, ये कहीं न कहीं गलत है। अगर मनी बिल के रूप में पारित कर रहे हो तो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, तो फिर इन राज्यसभा होने का मतलब क्या है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि राज्यसभा के लिए दो चीजें कही गई थी कि या तो इसे रिफॉर्मर होना चाहिए या इसे क्या होना चाहिए, इसे एक तरह से कोई भी कानून गलत है तो उसको रिफॉर्मेटिव सुधार करना चाहिए, ना कि इसका काम क्या हो गया, अब ये ऑब्स्टेकल बन के रह गई। मींस ये राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गई, कोई भी बिल आता है अब ये रोड़े अटकाती है, तो ऐसा राज्यसभा को नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट है, उसको क्या करना पड़ रहा है, हर किसी बिल को जनरली क्या कर डाल रहा है, मनी बिल के रूप में पेश करना पड़ रहा है। तो ये मनी बिल आप ध्यान रखना। और मनी बिल क्या क्या होता है ये आप पता करना। लक्ष्मीकांत के चैप्टर से मैं बता देता हूं। कोई बिल मनी बिल कब होगा? फर्स्ट, गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है, कोई नया टैक्स लगाती हो, या कोई पहले से जो टैक्स चल रहा है उसको हटाती हो, या उस टैक्स में कमी करे या ज्यादा करे, मींस उसमें चेंज करे, या फिर कोई टैक्स है उसमें कमी करना या ज्यादा करना और उसको रेगुलेट करना, इन सभी के लिए कोई बिल लाएगी गवर्नमेंट तो उसको बोलेंगे मनी बिल। दूसरा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए उधार में, जो पैसा उधार लिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको कैसे लिया जाएगा, उसके लिए जो रूल बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे, वो भी मनी बिल के अंतर्गत आएंगे। अगेन जो नेक्स्ट है कि जो बजट के समय आप देखना लक्ष्मीकांत में वहां लिखा होगा, बजट के समय हम जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, मींस जो भारत की संचित निधि है, उससे पैसे निकालते हैं एक बिल के द्वारा, उसका नाम है अप्रोप्रिएशन बिल, मींस विनियोग विधेयक। तो उसके द्वारा जब पैसा निकालते हैं तो इसके लिए भी जो बिल चाहिए वो क्या चाहिए हमको, मनी बिल। अगेन एक जो इंपॉर्टेंट है वो है कि जो एक होता चार्ज एक्सपेंडिचर मींस भारित व्यय मींस क्या होता है कि कुछ जगह पैसा हम ऐसी जगह देते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, तो ये पैसा जैसे राष्ट्रपति की सैलरी, हमारा हाई कोर्ट मींस जो सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, उसके बाद जितना भी यूपीएससी के सदस्य हैं उनके जो सैलरी जाती है वो हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। और ऐसी अगर हम किसी अन्य व्यक्ति को सैलरी अगर इस पर डालें, अगर किसी अन्य व्यक्ति की सैलरी का भार इस पर डालें, हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सैलरी भी हम अब इसमें से देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बिल लाना पड़ेगा, मनी बिल। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, मैं बता देता हूं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके पास 3 फंड रहते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड जो है वो कंटीजेंसी फंड मींस आकस्मिक निधि, ये भारत की संचित निधि, और एक है पब्लिक अकाउंट मींस लोक लेखा, ये गवर्नमेंट की भी अकाउंट है। इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी आय होती है, जितनी भी प्राप्तियां होती है टैक्स वैक्स के रूप में, और जितना भी खर्चे होते हैं वो यहां से होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, जो कंटीजेंसी फंड क्या होता है, अगर इसमें से पैसा बजट के रूप में निकाला गवर्नमेंट ने और वो कम पड़ गया, अब क्या है कि इससे पैसा कब निकाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर बिल के द्वारा, अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा, मींस एक एक्ट के द्वारा। लेकिन ऐसा कब हो सकता है, जब संसद सत्र में चल रही हो, लेकिन बीच में जब पैसा की जरूरत पड़ गई, तो यहां पर जो हमारा आकस्मिक निधि है, इससे बिना केवल राष्ट्रपति की अनुमति से यहां से पैसा निकाला जा सकता है, और बाद में जो बजट में कमी पड़ गई थी उसकी भरपाई की जा सकती है। जब पैसा आएगा बजट का तो ये पैसा भी वापस इसमें लौटा दिया जाएगा। पब्लिक अकाउंट है, इसमें हम जो बैंकों में पैसा जाकर जमा कराते हैं, वो बैंकों का पैसा गवर्नमेंट के इस खाते में जाता है। हम कोई भी स्कीम चला रखे हैं, चाहे पीएफ हमने चला रखी हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या फिर हम जितने भी सेविंग स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, कोई भी बीमा योजनाएं हैं, उसका जो पैसा हम गवर्नमेंट के पास जमा कराते हैं वो इस फंड में जाता है। तो ये सभी आपको थोड़ा याद रखना है कि मनी बिल क्या होता है। मनी बिल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी का विषय रहा है, और मनी बिल से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में 2018 में पूछ लिया गया था यूपीएससी।
फ्यूचर में हम क्वेश्चंस भी लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बेस बन जाए आप लोगों का, फिर हम इसको लेंगे। अगेन जो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ये सभी हमारा हो गया पेज नंबर 3 तक। पेज नंबर 3 तक हमने टॉपिक को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 4 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो हम इसका डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 5 यहां पर भी जारी है जंग कोरोना की, तो ये कोई काम के नहीं है, अपना टाइम यहां पर वेस्टेज ना करें। पेज नंबर 6 पर भी हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं जिसका आज डिस्कशन करें। यहां पर सब सिंपल न्यूज है, केवल टाइम पास न्यूज है, तो यहां हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारे लिए छोटा सा इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर है, नेशनल न्यूज। यहां पर पेज नंबर 7 पे हम जो चमोली है उसका बाड़ा होती, इसको एक नया हम ध्यान रख सकते हैं। हम क्या यूज कर सकते हैं इसको, देखो मैं समझा रहा हूं आपको कि देखना यहां क्या है। ये आईटीबीपी जो आईटीबीपी हमारा है, तिब्बत सीमा पुलिस बल, वो तैनात है। और ये कौन सी जगह है, ये भारत का अंतिम पोस्ट रीजन है, मींस रिमखिम। तो उससे हमको लेना देना नहीं है, हमको केवल याद रखना कि चमोली का जो बड़ा होती जो पार्ट है वहां पर 5 साल में 10 बार घुसपैठ कर चुका है चाइना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये क्या है, चाइना से जो हमारी बॉर्डर सिटी है, जो उत्तराखंड है उसकी जो सीमा है उसका लगभग, अगर उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की जो सीमा है उसका लगभग, अगर यहां पर बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर जो सीमा है प्रदेश की सीमा में चीन की सीमा से लगभग 345 किलोमीटर की सीमा लगती है, 345 किलोमीटर की, और करीब 100 किलोमीटर चमोली जिले में। तो ये याद रखना, चमोली में क्या है, जोशीमठ स्थित है। जोशीमठ से 62 किलोमीटर दूर मल्लारी, और वहां से 40 किलोमीटर दूर स्थित फॉरवर्ड पोस्ट रिमखिम, वहीं तक सड़क की सुविधा है। आगे बाड़होती तक पहुंचने के लिए करीब 300 किलोमीटर का रास्ता वो पैदल चलना पड़ता है। हम इसको देखेंगे कि क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो हम क्या पढ़ेंगे कि ये आपको पता लग गया कि लगभग 345 किलोमीटर की जो सीमा है उत्तराखंड की, वो किससे लगती है, हमारी चाइना से। और ये लंबी सीमा में करीब 100 किलोमीटर की चमोली जिले में है। तो ये हम देखेंगे कि कैसे पूरा मामला है। हमारे लिए आप याद रखना कि जो बाड़ा होती है, यहां पर लगभग चीन ने कम से कम 10 बार घुसपैठ किया है और हमेशा नाकाम रहा है। हमेशा क्या रहा है, नाकाम। क्योंकि ज्यादातर जो पोस्ट है उस पर बहुत अच्छे से हमने क्या कर रखा है, पूरा पोस्ट को कवर कर रखा है। ये जो मामला है इसको हम पूरा देखेंगे, इस मामले को हम पूरा यहां से देखेंगे मैप के थ्रू। यहां पर समझना, यह है पूरा मैप। ये समझना है। यहां पर कौन सा, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट। यहां पर तो चमोली डिस्ट्रिक्ट हमको यहां दिख रहा है। चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है यहां पर पूरा, आपने अच्छे से देखा होगा। यहां पर चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक है जोशीमठ, और यहीं के पास में क्या है, चाइना। तो जोशीमठ यहां पर है, और यहां पर ही चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उसका पार्ट भी काफी मात्रा में यहां पर चाइना की जो बॉर्डर है उससे लगता है एक तरह से। यहां पर इसके कारण क्या होता है कि चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें यहां पर जो लास्ट पोस्ट है, क्योंकि बाकी जब जाएंगे यहां तक तो यहां पर केवल पैदल ही रास्ता है, यहां पर अब सड़क वगैरह नहीं है। तो लास्ट जो पोस्ट है हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर है बड़होती। और चाइना ने कई बार यहां से क्या किया, घुसपैठ करने की कोशिश किया, लेकिन ये पोस्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, इस पोस्ट के द्वारा रोका गया है हमेशा चाइना को। 10 बार जो घुसपैठ हुई उसको। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारा यहां पर सिक्किम में जो गतिरोध हुआ, उसके बाद पूर्वी लद्दाख में गतिरोध हुआ, तो हमें करना क्या चाहिए कि सब जगह जो पोस्ट है वो हमें बनानी चाहिए। और मॉनिटरिंग रखने के लिए हमें जो हमारा एक लेजर टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई भी तरह की, किसी भी तरह की अगर इन्फिल्ट्रेशन हो तो हमें तुरंत सूचना पहुंच जाए।
क्योंकि होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये समझ रहे होंगे आप कि यहां पर क्या प्रॉब्लम है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चमोली डिस्ट्रिक्ट में लास्ट पोस्ट है इंडिया की, यहां पर बढ़ोतरी जिला है, लेकिन यहां से होते हुए चाइना कई बार घुसपैठ कर चुका है यहां से। तो ये थोड़ा सा हमारा इंपॉर्टेंट है। यहां पर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, जो हमने पढ़ा था कि यहाँ काला पानी रीजन है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। यहां पर क्या है कि ऊबड़ खाबड़ पूरे पहाड़ है, तो कभी भी कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है कुछ पता नहीं चलता, कहां से आर्मी आ सकती है चाइना की, इसलिए उनको आसानी से रास्ता मिल जाता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो हमको याद रखने की जरूरत है। आगे अगर हम बात करें पेपर में, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पेपर में, वो है डायरेक्ट हम चलेंगे पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 पे महानरेगा, वो मनरेगा को और महत्व दे मोदी सरकार। तो आपको पता है, इतना सा हमको याद रखना है कि क्या है पूरा, इसमें ज्यादा टेंशन में नहीं आना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट 2005 में जो गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट, उसके द्वारा लाया गया था, यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसीलिए बोल रहे हैं कि कैसे भी मींस अपने कानून को थोड़ा सा, पहले कई बार मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये कानून अच्छा नहीं था, लेकिन अभी इसकी जो महत्ता है वो बढ़ रही है, लोगों को इसके द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। तो इसी तरह सोनिया गांधी है, इसने इस समय मौके का फायदा उठाकर एक पूरा एडिटोरियल लिख दिया है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें क्या था, जो मनरेगा जो कार्डधारक थे उनको कानूनी अधिकार है, किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार है रोजगार मांगने का सरकार से, और 100 दिन का रोजगार इसमें मिलता है। लेकिन अभी प्रेजेंट में जितने भी लोग हैं जिनके पास अगर कार्ड नहीं है और वो दूसरे राज्य से अपने राज्य में लौटे हैं, उनको भी महानरेगा के दौरान गवर्नमेंट क्या देगी, काम देगी। इसीलिए ये थोड़ा सा अभी न्यूज में बना हुआ है, इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस थोड़ा याद रखना कि महानरेगा अच्छा, जोड़ने की बजाय तोड़ने पर लगे लिबरल्स, इसको हमको कुछ नहीं पढ़ना, आप पढ़ के इसको छोड़ सकते हो, नो नीड। नशे से दूरी जरूरी, ये तो बिल्कुल सब जानते हैं कि नशा क्यों खराब है, तो ये सभी आप कर सकते हो। बच्चों के लिए ठहरने का वक्त, बच्चों के लिए ठहरने का वक्त मींस यहां पर क्या, करीब 3 माह से देश भर में लगभग 15 स्कूल बच्चे हैं, मींस ये पढ़कर छोड़ देना, ठहरने का वक्त यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अगेन हम आगे चलते हैं, यहां पर पेज नंबर 9 पर आप क्या पढ़ोगे, श्रमिक हित। सबसे पहले तो क्या है श्रमिक हित, ये क्यों पॉइंट में चल रहा है, इसके बारे में अगर हम देखें तो यहां क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ कि जो श्रमिक थे उनको अपने वहां से निकलकर कहां जाना पड़ा, अपने घरों में, अपने गांवों में जाना पड़ा। सेकंड जो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब क्या कि उद्योग धंधे जो थे वो बंद होने की कगार पर थे, उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर थे। तो क्या हुआ कि जो कंपनियां थी, कंपनियों ने कई तरह के जो श्रमिक कानून थे, चाहे उनकी सुरक्षा से लेकर हो, चाहे उनके न्यूनतम वेतन से संबंधित हो, उनको सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा उनको क्या कर दिया गया, कुछ साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, ताकि अब जो कंपनी है जो श्रमिकों को अपने यहां काम देगी तो उसके ऊपर कई तरह के जो पहले कानून लगते थे वो अब नहीं लगेंगे, ताकि कंपनी आसानी से अपनी मर्जी से क्या डिसाइड कर सके कि कितना पैसा देना है, और साथ में कई तरह की जो प्रॉब्लम्स थे रूल्स के कारण उनको जो खर्चा आता था एक्स्ट्रा वो बच जाए, ताकि वापस जो उत्पादन है वो बढ़ जाए। तो ये सब बातें यहां पर की गई है, लेकिन हमें 2 बातें हमेशा क्या लिखनी चाहिए, हमेशा 2 बातें हमेशा लिखनी चाहिए। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, किसी भी कानून को क्या कर सकती है, किसी भी कानून को अपने हिसाब से थोड़े टाइम के लिए निरस्त कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जो श्रमिक हैं उनकी 2 बातों का हमेशा याद रखा जाए, एक उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, और एक जो उनका बेसिक राइट्स मींस उनका जो खाना है, उनका जो सफाई है जहां पर वो काम कर रहे हैं, और साथ में उनका रहने की अच्छी व्यवस्था। ये सभी हमेशा, चाहे आप एक्ट को थोड़े दिन के लिए अगर वो भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये इनसे संबंधित जो एक्ट है उनको आप सस्पेंड ना करो तो बेहतर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ में कई बार आपने सुना होगा कि इंडिया में श्रमिक कानून जो लेबर रिफॉर्म्स है उनकी भी बात होती है। लेबर रिफॉर्म्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि कई बार क्या होता है, कोई कंपनी है, इसने किसी व्यक्ति को क्या बना लिया, श्रमिक बना लिया। अब श्रमिक बना लिया तो अगर कंपनी घाटे में चल रही है और कंपनी यहां पर इसने 10 श्रमिकों को ले लिया,
ये 50 श्रमिकों को ले लिया और अब इसको केवल जरूरत है 40 श्रमिकों की, ये 10 को हटाना चाहता है, तो ये मजबूरी है इसकी कि ये 10 को हटा नहीं सकता, क्योंकि ये 10 लोग कहां पहुंच जाएंगे, लेबर कोर्ट में, श्रमिक जो न्यायालय वहां, और न्यायालय वापस इनको यहां पर नियुक्ति का अधिकार देगा, क्योंकि इनको हटा नहीं सकता। इसलिए इस टाइप के कानून नहीं होने चाहिए, इनको बोलते हैं श्रम कानूनों में सुधार होना चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि बाहर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करती क्योंकि आए दिन जो मजदूर है वो जब उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, कई बार वो ऐसी मांगे करते हैं जो नहीं मानने पर वो क्या कर देते हैं, हड़ताल कर देते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। और इसी का सबसे बैड परिणाम क्या रहा कि मुंबई में पहले कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से बढ़ा था, आज वो कपड़ा उद्योग पूरा गायब हो गया, क्योंकि तालाबंदी हो गई, बड़े बड़े जो मिलें थी वो पूरी बंद हो गई। तो ये किस कारण, इसीलिए हर कोई श्रमिक हर कोई जो उद्योगपति है वो डरता है श्रमिकों से कि कहीं तालाबंदी ना कर दे, और इसीलिए वो डरता है कि हम हमेशा ऐसे श्रमिकों को ले जिनको परमानेंट ना हो, क्योंकि एक बार अगर आपने परमानेंट अगर कंपनी में ले लिया तो आपको उसको हटाने की बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब क्या कर रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, गवर्नमेंट को भी आपने देखा होगा, साथ में जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं वो क्या करती है, आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेती है। मींस 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 6 महीने तक आप यहां पर काम करो, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस है। मींस ये क्या है, इनफॉर्मल तरीका है किसका, रोजगार का। तो अभी प्रेजेंट में हमारा क्या हो रहा है, पहले आपने देखा होगा सफाई करने वाला जो था वो गवर्नमेंट का सर्वेंट हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। मींस जो हमारा पहले फॉर्मल तरीका था, मींस गवर्नमेंट जो एक तरह से पैसा देती थी, गवर्नमेंट जो पैसा देती थी परमानेंट रहकर, अब इसकी जगह क्या हो गया, इनफॉर्मल। मींस हमारे मार्केट जो है इसका इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ये आप याद रखना, अनौपचारिकरण किसका, रोजगार का। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखना चाहती है, कौन अपने सिर दर्द पालेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ अलग तरह के नियम बना दे कि कब हटा सकते हैं किसी व्यक्ति को काम नहीं करने पर, तो फिर थोड़ा काम ठीक हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन जो हमारे लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पढ़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने समय कौन सा ध्यान रखोगे, योगी सरकार की अच्छी पहल है, इन्होंने एक श्रमिक आयोग बनाया है, और श्रमिक आयोग के द्वारा हमने कल भी देखा था कि ये क्या करेंगे, जितने भी स्किल है कि किसकी क्या स्किल है उसके अनुसार मैपिंग करेंगे, उन लोगों को अलग अलग छटनी करेंगे और अपने ही राज्य में क्या देंगे, रोजगार। तो ये बहुत अच्छा क्या है इनका इनिशिएटिव, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहां पर बच्चों पर विकास को खतरा मंडरा था, तो यहां पर केवल एक आप स्कीम याद रखोगे, वो है आईसीडीएस, उसका नाम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समेकित बाल विकास सेवाएं, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, जो बच्चा है उससे संबंधित, उसको बचपन से लेकर अगर मां के पेट में है तब से लेकर जब तक बड़ा हो जाता है तब तक उसको जितना भी पोषण है उससे संबंधित गवर्नमेंट क्या देती है, पूरा सुविधाएं देती है। तो ये इससे संबंधित आप पढ़ लेना, आईसीडीएस हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डाटा के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना कि कितने लोग हमारे यहां हो रहे हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगेन जब हम जाते हैं पेज नंबर 10, पेज नंबर 10 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कृषि सुधार। तो कृषि सुधार में हम देखेंगे कि एक है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, दूसरा हमारे यहां पर अंतरजातीय व्यापार, जो अभी चेंज किया है गवर्नमेंट ने कि अंतरराज्यीय जो व्यापार है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और एक ये है एपीएमसी और एक आवश्यक वस्तु अधिनियम। इन चारों का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और एक जो आगे चल के हम क्या डिस्कशन करेंगे, एक हमारे जो इंपॉर्टेंट है, आगे हम अगर बात करें यहां पर पेज नंबर 11 पे, ये अमेरिका का जॉर्ज फ्लॉयड व्यक्ति का क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी पुलिस के द्वारा, तो उसको लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। यहां सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक ये वाला टॉपिक, और एक जो नेतन्याहू है उसकी विस्तारवादी का नीति जो है इजराइल के खिलाफ, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, इनका क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ उसको देखना, ये क्या है, इसके बारे में हम क्या डिस्कशन करेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर देखना कि एक है जॉर्डन घाटी, और साथ में यहां पर क्या है न्यूज में,
वेस्ट बैंक, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। कब इन्होंने 1967 का वार था उसमें इजराइल ने वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, तो ये सभी भी हम देखेंगे कहां पर है। तो ये टॉपिक था, उससे आगे हमारे लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। केवल इतना सा याद रखना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पेज नंबर 14 पर, कि कैलिफोर्निया में क्या लग रहा है, आग लग रहा है। कैलिफोर्निया के जंगल में क्या लग रही है, आग। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये सभी टॉपिक्स थे जिनका हम डिस्कशन करेंगे। तो अगेन हम वही हमारा आंसर कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम नोट्स बना सकते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर समझना कौन सा है हमारा फर्स्ट। एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक जो टॉपिक है वो क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझने से पहले क्या है, एक हम ये समझेंगे कि जो अब चाइना है उसकी एक योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके द्वारा वो क्या कर रहा है, इसको वन बेल्ट वन रोड पहल भी बोलते हैं। इसके तहत क्या कर रहा है कि चाइना यहां पर जो इतना चाइना का एरिया है, चाइना का जो एरिया, सॉरी ये चाइना का, इसको ये यूरोप के देशों से, जितने भी अफ्रीका के देश हैं, जितने भी मध्य एशिया के देश हैं, जितने भी एशिया के देश हैं, सबके साथ अपने को जोड़ना चाहता है। और इसमें ये जो है रोड के मार्ग होंगे, इसमें जो ये समुद्र के मार्ग हैं वो पूरे मार्ग होंगे। इसके द्वारा ये पूरा जाल बिछा देगा, किसमें, पूरे वर्ल्ड में, और अपना पूरा व्यापार है उसको फैलाना चाहता है। इसमें क्या क्या है, न्यू सिल्क रोड मीन्स ये जो है इसको सिल्क रोड बोल रहे हैं। मैरीटाइम सिल्क रोड मीन्स ये जो मैरीटाइम है, जो समुद्र का एरिया है, जिसके द्वारा यहां पर पूरा है, यहां से रेड सी से मेडिटेरियन सी में चले जाएंगे। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये है हमारे लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मीन्स जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्ट है, जिसके तहत जो चाइना है वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाएगा, चाहे रोड हो, चाहे रेलवे हो, चाहे गैस पाइपलाइंस हो, इन सभी के द्वारा, चाहे पोर्ट हो, चाहे सी हो, उनके द्वारा। तो उसी में से एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये चाइना का जो कासगढ़ शहर है उसको, जो अरब सागर है वहां पर एक ग्वादर पोर्ट है, अरब सागर में स्थित ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उससे जोड़ देगा। मीन्स यहां से अरब सागर में जो ग्वादर पोर्ट स्थित है उसको यहां से चाइना से होते हुए हमारा पीओके से, जो हमारा पार्ट था, इसीलिए इंडिया चिढ़ा हुआ है, इसीलिए इंडिया चिढ़ता है कि आप हमारे पीओके जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो हमारा है, उससे आप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे बना सकते हो। मीन्स चाइना यहां पर भारत की जो सीमा की संप्रभुता है उसका उल्लंघन कर रही है। तो यहां से होते उसने पीओके से होते क्या बना दिया, एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसी को याद रखना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि पीओके से जा रहा है। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इसी को काउंटर करने के लिए हमने क्या बना रहे हैं, हम ईरान में क्या बना रहे हैं, चाहाबार पोर्ट। ये केवल 72 किलोमीटर दूर है ग्वादर पोर्ट से। अगर चाइना की कोई भी यहां गतिविधि गलत होती है तो हम यहां से निगरानी कर सकते हैं, और इस पोर्ट के द्वारा हम कहां पहुंच सकते हैं, अफगानिस्तान में, हम पूरा जो मध्य एशिया वहां के देशों में पहुंच सकते हैं, यूरोप में पहुंच सकते हैं, और यहां से होते हुए हम आगे यहां पर अफ्रीका में पहुंच सकते हैं, अरेबियन कंट्रीज में पहुंच सकते हैं। तो हमारे लिए जो पोर्ट है चाहबार पोर्ट, वो कौन डेवलप कर रहा है, इंडिया, ईरान में, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी हमारे लिए। जो नेक्स्ट न्यूज है ये क्या है, 1967, अभी 1967, जो यहां पर क्या है, वेस्ट बैंक, एक है फिलिस्तीन। आपने देखा होगा फिलिस्तीन की हमेशा, फिलिस्तीन और इजराइल में लड़ाई होती रहती है। इजराइल में ये पहले जो पूरा पार्ट था ये फिलिस्तीन कहलाता था, ये वाला पार्ट जो था वो क्या था, फिलिस्तीन का एरिया, सॉरी ये सिनाई पेनिनसुला जो है इसको छोड़ दो। ये जो पूरा पार्ट था जो अभी इजराइल है, इजराइल नाम का पहले कोई भी देश नहीं था, इजराइल नाम का पहले कोई भी देश नहीं था। ये पूरा पार्ट किसका था, फिलिस्तीन का, फिलिस्तीन। तो ये फिलिस्तीन था, लेकिन क्या हुआ यहां पर 1967 में, वैसे तो ये पूरा डिस्प्यूट कब से स्टार्ट हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। एक बालफोर डिक्लेरेशन हुआ था जिसके द्वारा ब्रिटेन ने यह कहा था कि हम एक ऐसा देश बनाएंगे जिसमें यहूदी बस सकें, और उन्होंने ये दावा करके कहां पर बोला कि हम इस पर्टिकुलर एरिया में बनाएंगे, और यहूदियों को बसाना स्टार्ट कर दिया। बाद में यहूदियों ने अपना एक देश ही बना दिया किसी दूसरे की जगह पर। मींस फिलिस्तीन जो मैन वहां के ओरिजिन लोग थे उनकी जगह चाइना जो इजराइल है उसने अपना एक देश बना दिया। अब यहां पर जो क्यों अभी न्यूज में आया है
कि वेस्ट बैंक है, यहां पर अभी फिलिस्तीन का थोड़ा सा पार्ट है वेस्ट बैंक में, और गाजा स्ट्रिप में भी थोड़ा फिलिस्तीन का पार्ट है, जिस फिलिस्तीन यहां अलग से सरकार चलती है। ये जो है पूरा वो इजराइल है, ये इजराइल है। और इजराइल का कहना है कि अभी हम जो वेस्ट बैंक है जहां फिलिस्तीन की भी सरकार चल रही है, वहां पर हम क्या करेंगे, और ज्यादा हमारे लोगों को बसाएंगे। अब समझना, ये जो पार्ट था वेस्ट बैंक, वो जनरली किसका है, जॉर्डन का। ये जॉर्डन का पार्ट है। जो गोलन हाइट है ये किसका पार्ट है, सीरिया का। और जो गाजा पट्टी है यहां पर, ये किसका पार्ट है, इजिप्ट का। 1967 में इजराइल पर आक्रमण कर दिया इजिप्ट ने, यहां से जॉर्डन ने, यहां से सीरिया ने, और ऊपर लेबनान ने। इन सभी देशों ने यहां चारों तरफ से क्या कर दिया, इजराइल पर वार कर दिया। लेकिन इजराइल ने क्या किया, इन सभी को, इजिप्ट की पूरी आर्मी खत्म कर दी, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, सभी की आर्मी को 1967 में केवल 6 दिन में, 6 डेज में क्या कर दिया, खत्म कर दिया, 60 डेज में। और ये जून का महीना था, जून के महीने में ये युद्ध हुआ था। अभी लगभग 3-4 जून को ये युद्ध हुआ था, स्टार्ट हुआ था जून के महीने में। और 6 दिन के अंदर इस युद्ध में कौन विजय निकल गया, यहां पर इजराइल। और साथ में इन्होंने जॉर्डन से क्या छीन लिया, वेस्ट बैंक की एरिया, गोलन हाइट छीन लिया, कहां से, सीरिया से गोलन हाइट छीन लिया। और यहां से सिनाइन पेनिसुला छीन लिया था इजिप्ट से, जो बाद में लौटा दिया, लेकिन गाजा स्ट्रिप नहीं लौटाई। तो 1967 का वार था, 6 डे वार, 6 दिन का युद्ध, 6 डे वार। इसमें किसने हरा दिया, इजराइल ने सभी देशों को हरा दिया जो उसके आसपास थे। तो ये हमेशा याद रखना, ये क्यों न्यूज में आया, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर हम यहां देखें नेक्स्ट, तो एग्रीकल्चर का हमारा एक इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 10 पर एग्रीकल्चर का क्या क्या रिफॉर्म्स हमको देखना है, एग्रीकल्चर के क्या क्या रिफॉर्म्स हमको देखना है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं कि एक कंपनी है, एक किसान है, इनके बीच में पहले ही सौदा हो जाएगा कि जितना आपके पास उत्पादन होगा कंपनी खरीद लेगी, कंपनी पहले से फिक्स कर लेती कि इतने रेट पर खरीदेंगे। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरा है असेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम। उसमें क्या चेंज किया गया कि जो 6 क्रॉप थी उसमें आलू, तो जो पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, उसके बाद सीरियल्स, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, मींस खाद्य ऑयल है, उसके अलावा यहां पर सीरियल्स मींस खाद्यान्न है, उन सभी का पहले स्टॉक जो होता था, कोई व्यापारी एक निर्धारित की मात्रा में स्टॉक कर सकता था। लेकिन अब ये जो स्टॉक है इसकी सीमा को हटा दिया गया है। इससे होता क्या था कि जो स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में, क्योंकि किसी व्यापारी को स्टॉक करना रहता था, अगर गवर्नमेंट पहले से ही प्रतिबंध लगा रखी है तो स्टोरेज नहीं बढ़ाएगा, वो स्टोरेज नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए क्या हुआ, स्टोरेज नहीं बढ़ाने के कारण हमारे स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं बढ़ पाई। इसलिए अब इस एक्ट को हटा दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति कितनी भी स्टोरेज कर सकता है, लेकिन अगर प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो उस समय आप गवर्नमेंट वापस जो स्टॉक लिमिट है उसको लगा सकती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप क्या याद रखोगे, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखोगे कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर मार्केट वो क्या है, या एग्रीकल्चर ट्रेड, जो ट्रेड है वो क्या है, एग्रीकल्चर मार्केट की जगह क्या है, एग्रीकल्चर ट्रेड मींस व्यापार जो है वो क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। मींस इस पर केंद्र भी लॉ बना सकता है। हमारे 3 सूचियां होती है, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, और एक होती है अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास है। राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य बनाता है, समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, और केंद्रीय सूची पर केंद्र कानून बना सकता है। तो जो समवर्ती सूची का मामला है कौन सा, एग्रीकल्चर ट्रेड। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच कोई किसान कैसे भी ट्रेड कर सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स अभी गवर्नमेंट ने किए हैं। तो ये सभी पॉइंट्स थे। उसके अलावा कैलिफोर्निया में आग लगी है, तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ये सभी न्यूज थी आज हमारी, कहां की, हमारे जो दैनिक जागरण था उसमें ये सभी न्यूज थी। कैलिफोर्निया का आप नाम लिख सकते हो कि कैसे क्लाइमेट चेंज के कारण प्लांट सूख रहे हैं और कैसे आग लग रही है। जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, अब कहां लग गई, कैलिफोर्निया में। तो इसको हम क्लाइमेट चेंज जो हमारा बायोडायवर्सिटी है वहां पर लिख सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनका आज हमने डिस्कशन किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस। थैंक यू।